भगवान बेनीवाल एक अवसरवादी नेता है और आपने देखा होगा कभी तीसरे नंबर की पार्टी थी, अब सिंगल पर्सन रह गया। अब जय कृष्ण पटेल ने पैसा नहीं लिया कौन कह सकता है। कभी हत्या करने वालों को लगता है कि हाँ ये हत्यारा ही है, लेकिन समय पे सजा देता तो उनकी ट्रायल चलेगी, तब पता लगेगा जब अंतिम फैसला आएगा। कांग्रेस और बाप एक थी, लेकिन आजकल कांग्रेस भी उनका भी, क्योंकि कांग्रेस को पूरी की पूरी ये आज बाप पार्टी डकार गई। राहुल गांधी और जो पार्टियां करेंगी उनकी मंशा ये है कि हम विदेशियों की ताकत पर सत्ता में आ जाएं। उसको आप ला रही है तो राहुल जी क्या चाहते हैं, उनके नाम अगर वोट चोरी होती तो हम राजस्थान में लोकसभा में 2500 सीटें जीतते। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी इस समय हमारे साथ हैं, जिनसे हम राजस्थान के तमाम आदिवासी अंचल में कार्यों को लेकर बातचीत करेंगे, साथ ही प्रदेश की राजनीति पर भी बात करेंगे। सर, पहले आपका TV9 पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आदिवासी अंचल में सर कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन आरोप कई सारे लग जाते हैं कि ये योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। हाल ही में आपके क्षेत्र में एक स्कूल निर्माणाधीन भवन था जिसका छज्जा गिरा। आपको लेकर कई सारे जो हैं लोगों ने सवाल उठाए कि एक मंत्री जी के क्षेत्र में छज्जा गिर जाना, हालांकि काम था, वह निर्माणाधीन भवन था और स्वतंत्रता दिवस था, तो उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, भवन चाहे मंत्री का क्षेत्र हो चाहे नहीं भी हो, अगर वो गिरना तो गिर जाएगा। ये ठीक है कि जो भवन बन रहा था वो निर्माणाधीन था और मैंने भी जाकर के देखा तो काम थोड़ा सा ठीक नहीं था। अगर ठीक होता तो गिरता नहीं, और सज्जा निकला था तो पूरा सज्जा सब प्रकार से तारों से पूरे दीवार में जुड़ता तो नहीं गिरता, लटक जाता। लेकिन ऐसा था तो मैंने तुरंत उसी समय कलेक्टर को कह करके एक कमेटी का गठन करा दिया और वो समिति क्वालिटी कंट्रोल और PWD और इस प्रकार के सारे अधिकारी होकर के उसको देखेंगे कि कहाँ चूक हुई है, और देखने के बाद में जो वो रिपोर्ट देगी उनके खिलाफ जिन्होंने भी जो कमियां छोड़ी है, जिन्होंने भी जो बनाया है, उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। राजकुमार राउत ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री जी के क्षेत्र में इस तरह का हादसा हो जाना, उन्होंने केंद्र से लगाकर पूरी राज्य सरकार को निशाने पर लिया। इस पर देखिए, राजकुमार रोज चाहे मर्जी जाए वो बोल लेता है। अब भ्रष्टाचार का मतलब कहाँ भ्रष्टाचार वो तो बताए। ठेकेदार है, काम कर रहा है, हमने तुरंत जांच के आदेश दे दिए और जांच होने के बाद में परिणाम सामने आ जाएगा। तो कहीं स्तर पर कहीं कोई कमी खामी रहेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना। एक सज्जा गिरना को पूरा भ्रष्टाचार में डूब जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। और कोई अगर भ्रष्टाचार करता तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी सर कोई एक ऐसा कोई मामला सामने आया था जिस पर आपने फाइलें भी मंगवाई थी, किसी अधिकारी द्वारा डबल साइन किए गए थे, उस तरह का एक मामला था? देखिए, ये बात सही है कि मेरे पास में एक फ्रॉड था जो मेरे तक आया। मैं क्या कि हर चीज़ बारीकी से देखता हूँ, और वो हमारे सेक्रेटरी के दस्तखत भी नहीं थे, और वो फाइल कहाँ से चली कैसे चली, जब हमारे पास में आई तो हमने उसको तुरंत रोक लिया और रोक कर इनसे पूछा कि भाई ये फाइल कहाँ से आई, तो पकड़वाई। हमने तुरंत कहा FIR दर्ज कर दी, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। अब उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद पता लगे कहाँ चली कैसे चली, और जिन्होंने जिस प्रकार की हरकत की उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक सर, अभी जो आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका एक बयान था कि प्रदेश के कई मंत्री हैं जिनको हम संगठन में लेंगे, उनका एक मैसेज था कि इसमें कई ऐसे जो लोग हैं जो धरातल पर से जुड़े हुए हैं उनको भी मौका मिलेगा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनका वक्तव्य है वो सोच समझ करके दिया होगा, क्योंकि काफ़ी ऊर्जावान लोग हैं और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल में शामिल हों चाहे विधायक भी हों, तो उनको संगठन में जहाँ उचित स्थान है वह वो जगह दी जाए तो काम संगठन का भी चले, तो ऐसे ही उनका विचार होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल जी कई बार दिल्ली जाकर आए हैं, तो कहीं न कहीं संगठन में कहीं न कहीं बदलाव का या फिर कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी कई सारी चर्चाएं, कुछ बैठकें भी हुई होगी। क्या लगता है सर, कोई जल्द विस्तार हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का दिल्ली जाना आना रहता है, कई कामों को लेकर जाता है और भी कोई विषय होते हैं तो उसके लिए भी उनको जाना आना रहता है। उसको हम मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ें या फिर संगठन में फेरबदल जोड़ें, क्योंकि संगठन का काम संगठन देखता है। हाँ, ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह भी ली जाती है तो वो इशू हो सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें समय से चल रही है, कई समय से।
और हमारे बोर्डों में भी जो कुछ नियुक्तियाँ होनी है वो भी नहीं हुई है। तो ये इशू है तो जो संगठनात्मक चर्चाएं कई बार होती है, और क्योंकि 6 मंत्री अभी भी बनने बाकी है, तो कई इशू हैं जो ये कोई इसी इशू के लिए नहीं जोड़ सकते हैं कि वो मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए या और किसी के लिए जा रहे हैं, तो कई इशू को लेकर जाना होना होता है। एक सर, वोट चोरी के लेकर जो इंडिया गठबंधन एक बड़ा मुद्दा बना रही है, और राजस्थान में भी कांग्रेस के कई नेता हैं, गोविंद सिंह डोटासरा और कई बड़े नेता कांग्रेस के कह रहे हैं कि राजस्थान में भी वोट चोरी हुई है। यार अब ये वोट चोरी का इशू है, अब चुनाव आयोग ने भी इनको फटकार लगाई, कोर्ट ने भी फटकार लगाई। आप ये मानिए निष्पक्ष चुनाव हो, ये चुनाव आयोग का इशू है, उनको वो कराते हैं और हमेशा निष्पक्ष ही चुनाव होते हैं। और जो मतदाता सूचियां हैं उनका समय समय पर परीक्षण होता है, कौन मतदाता जिंदा है, कौन मर गया है, कौन मतदाता अभी नया जुड़ना है, ये सारे इशू देखते हैं। आज देश में कई लोग रोहिंग्या मुसलमान आ गए, बांग्लादेशी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, और यहाँ आकर के अपने राशन कार्ड बनवा लिए, आधार बनवा लिए, और वो लोग मतदाता सूची में भी जुड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी और जो पार्टियां करेंगी उनकी मंशा ये है कि हम विदेशियों की ताकत पर सत्ता में आ जाएं और विदेशियों की भाषा बोलें, उनकी मदद करें, ये इनकी मंशा दिखती है। आपने देखा होगा अभी भी कई जगह पत्रकार पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई आपका मकान है, तो मकान नहीं है, कहाँ से है, तो हम तो रोहिंग्या साहब वहाँ से आए हैं, कोई कहता साहब हम तो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश से आए हैं, कोई कहता हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी हैं। अब वो बोल रहे हैं, मीडिया भी इसको बात को साफ ला रही है, तो राहुल जी क्या चाहते हैं, उनके नाम मतदाता सूची में होने चाहिए, और जब उनका नाम मतदाता सूची में तो कैसा नेता का वो चयन करेंगे, और जो नेता चयन होगा वो किसकी वकालत करेगा, ये हमारे देश के लिए एक संकट और एक खतरा है कि नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। और ये तो हमेशा ही विदेशियों की भाषा बोलते हैं, क्योंकि इनको देशभक्ति से कोई लेना देना, देश से कोई लेना देना नहीं कि किसी न किसी कीमत पर सत्ता में आना चाहते हैं, और इस पर एक भ्रम फैला करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। देश समझ चुका है और इस बात को देश भी समझता है। राजस्थान में भी इस तरह की बातें आ रही है, कांग्रेस कह रहे हैं कि राजस्थान में भी वोट चोरी हुई। वोट चोरी हुई, अगर वोट चोरी होती तो हम राजस्थान में लोकसभा में 2500 सीटें जीतते, क्यों नहीं जीते। और वोट चोरी होते तो एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आती, और कांग्रेस की इतनी सीटें इतनी नहीं आती, विधानसभा में भी नहीं आती। जब ये जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, वोट चोरी नहीं हुई, और हारते हैं तो फिर आरोप ईवीएम पे भी लगाते हैं, चुनाव आयोग पे भी लगाते हैं। तो इनकी ज़मीन खिसक रही है, और ज़मीन खिसक रही है तो उसको रोके रखने के लिए कैसे हम उसको वापस ठीक कर सकते हैं, इसलिए भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, संभव ही नहीं हो ही सकता है, क्योंकि दुनिया में सबसे स्वच्छ और स्पष्ट और ईमानदारी से मतदान होता है तो हिंदुस्तान में होता है, इतने बड़े देश में। एक सर, राजस्थान में 4 IAS की नियुक्तियों को लेकर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, उनका कहना है कि सामान्य वर्ग से इस कारण उनको वो दे दिया, OBC, जनरल, SC ST और EWS में किसी को मौका नहीं दिया, और 4 IAS की पोस्टिंग कर। अब ये पता नहीं इनका क्या इशू है, जो IAS आता है उनकी योग्यता के आधार पर चयन होता है, और जहाँ तक OBC और SC और ST और अन्य वर्गों का सवाल है, तो वो लोग भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो अधिकारी यहाँ अच्छे अधिकारी होंगे, काम करेंगे, तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। सर, जिस तरह से एक आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस अभी मनाया गया था, लेकिन उस पर राजकुमार राउत ने कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कोई पोस्ट करके शुभकामनाएं नहीं दी, ऐसा कोई मुख्यमंत्री के आने का था, उनका भी कैंसिल हो गया, इस तरह से जो बात सामने आई, ये गलत है। मुख्यमंत्री का नहीं आना था, उनके कार्यक्रम पहले से बने, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री हर कार्यक्रम में आए, उनकी व्यवस्था रहती है, वो नहीं आए। कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तय करेंगे क्या। सभी नेताओं की व्यस्तता रहती है, मेरे को भी जाना था, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं नहीं गया। तो शुभकामना देने की बात आई कि किसी ने केंद्र से लगाकर राज्य तक किसी नेताओं ने आदिवासी दिवस की शुभकामना नहीं दी, बाकी तो शुभकामना दे रहे हैं। आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया,
और उन्होंने उस समय कुछ सोचा होगा कि आदिवासियों का भी एक दिन होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के आदिवासियों के इतिहास को लाने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का घोषित किया, जी और वो मना रहे, धूमधाम से मना रहे, जी इसमें कोई दो राय नहीं। अब कब कौन बधाई देगा, कब कौन नहीं देगा, वो उनका लुकआउट है, जिनका उनका, वो किस पे देंगे, कहाँ देंगे, वो उनका, तो वो कहेंगे वो करेंगे। सर, अभी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल सांसद है जो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि वह वोट चोरी के मामले में इंडिया गठबंधन का कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके मुद्दों पर साथ नहीं दे रही है। जैसे पेपर लीक का वह मुद्दा उठाते हैं तो उनका साथ नहीं दे रही। अभी वो एक जोजरी का लेकर जो मुद्दा है वह उठा रहे हैं कि वन क्षेत्र को लेकर इस तरह से किया गया है। आप कैसा देखते हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल एक अवसरवादी नेता है। वो परिस्थितियाँ देखते हैं, कहाँ मुझे खड़ा होना, कहाँ नहीं होना है। और आपने देखा होगा, कभी तीसरे नंबर की पार्टी थी, अब सिंगल पर्सन रह गए, सांसद नहीं रहे। तो वहाँ की जनता भी समझती है, और जिस प्रकार की बातें बोलते हैं वो नहीं बोलनी चाहिए, वैसी भाषा बोलते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर कहा है कि वो तो उनकी जाति को लेकर सवाल उठाए मुख्यमंत्री। देखिए, हमारे यहाँ जाति को लेकर कोई इशू नहीं है। हम सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं, और हम सब मिलकर के प्रदेश की ताकत बनना चाहते हैं। अगर जातियों में बटेंगे तो हम प्रदेश की ताकत नहीं बन सकते हैं। उनको जाति के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमको सबको साथ लेके चलना है। तो वो कब क्या बोल जाएं, किसी पर भी क्या बोल जाएं, उनके स्वभाव में है तो बोलते हैं। एक जोजरी नदी को बचाने का आंदोलन चल रहा है सर प्रदेश में, उसको लेकर आप कैसा देखते हैं? कुछ हनुमान बेनीवाल उसमें लगातार समर्थन दे रहे हैं, और कई नेता हैं जो जा रहे हैं वहाँ पर। देखिए, नदियाँ बचाने का इशू, प्रकृति ख़त्म हो रही है। बरसात जितनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। उसके कारण से एक जलवायु परिवर्तन हुआ है, उसके कारण से ये सारा का सारा सिस्टम चेंज हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम पूरे प्रदेश में, अभी आपने देखा होगा हरियाणा और राजस्थान के तहत पिछली बार 7.5 करोड़ पेड़ लगाए थे। इस बार हमने 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया, उससे ज़्यादा हम लगाएंगे। ये लगेगा तो निश्चित रूप से बरसात समय पर, बरसात समय पे होगा तो ये नदी नाले हैं नियमित बहते रहेंगे। जहाँ तक सवाल है वहाँ पर मिट्टी निकालने का इशू है, वो बड़ा एक इशू है, क्योंकि आजकल रेत की डिमांड बढ़ी है, तो मिट्टी निकाल करके लोग चले जाते हैं। उसके कारण से नदियों के संकट का सवाल खड़ा होता है। तो वो चीज़ें सरकारों को जिस स्तर पर रोकनी चाहिए, जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो करना चाहिए। एक विधायक जो रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हुए, उनको जमानत मिल गई। अब उनके नेता कह रहे हैं कि अब जिस तरह का था कि उनको फंसाया गया, आखिरकार जमानत मिल गई। एक कोई किसी इंसान की हत्या करता है, उसकी भी जमानत कोर्ट देता है। वो केस ट्रायल पे होता है, वो अनुसंधान भी चलता है और कोर्ट में वो ट्रायल पे चलता है। जब ये सारी चीज़ें आ जाएगी तो कोर्ट कब किसको किस रूप में सज़ा देगा, जब अंतिम फैसला होगा उस समय ये तय होगा। अब जयकृष्ण पटेल ने पैसा नहीं लिया, कौन कह सकता है? पैसा तो लिया है, कोर्ट भी जानता है, सारे के सारे सबूत हैं। उन्होंने फ़ोन पे धमकाया है, फ़ोन पे पैसा लेने की बात कही है, फ़ोन पे सौदा तय हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कोर्ट कभी हत्या करने वालों को लगता है कि हाँ ये हत्यारा ही है, लेकिन समय पे सज़ा देता, तो उनकी ट्रायल चलेगी, तब पता लगेगा। जब अंतिम फैसला आएगा तब कहेंगे कि यार हाँ ये षड्यंत्र था, तो षड्यंत्र था तो किस तरह अभी तेरे हाथ धोले हैं, कलर निकला है। अभी उनको अति उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर पता लगेगा क्या होना क्या नहीं होना। अभी तो केस पूरा फाइल होगा, फाइल हो करके वहाँ पेश होगा, पेश होने के बाद में सारी चीज़ें कोर्ट बिल्कुल उसको अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के बाद में वो निष्पक्ष फैसला देता है। हमारी न्याय प्रणाली बिल्कुल अच्छी है और उस पर हमको भरोसा है, जो भी फैसला देगा हम सब लोग मानेंगे। सर, आपके जो विभाग है जनजातीय विभाग, आगे क्या नई योजनाओं को लेकर है, या फिर ऐसी जो योजना है जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिस योजना को लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ हम हॉस्टल चलाते हैं,
आवासीय विद्यालय हैं और हमारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, हमारे खेल छात्रावास भी है। वहाँ पर हम बच्चों को कि योग्य बच्चा तैयार हो उसके लिए हम तैयारी कराते हैं। हॉस्टलों में शिक्षा अच्छी हो उसके लिए ई लाइब्रेरी है, हमने नेट से भी जोड़ा है। ये जोड़ करके क्वालिटी की शिक्षा मिले ये हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में अभी हमारे पास में नीट की कोचिंग चल रही है 12वीं क्लास से लेकर के। फिर हमने कहा भाई 12वीं ही नहीं, क्योंकि 11वीं का भी बेस तैयार होना चाहिए, तो 11वीं के लिए हमने समाज कल्याण विभाग ये करता है, तो समाज कल्याण से हमने 11वीं के बच्चों को भी दीजिए। तो 100 बच्चियाँ 11वीं की भी अनुमति हमको मिल गई। आज ही मैंने फाइल पे दस्तखत किए हैं और अब 11वीं के बच्चों से हम नीट की तैयारी कराएंगे ताकि उनका एक बेस मजबूत हो। और इस प्रकार से हम बहुत उस आदिवासी को ऊपर उठाना चाहते हैं। हमारे यहाँ से एक लड़का अच्छा डॉक्टर निकले, एक कलेक्टर निकले, एसपी निकले, एसडीओ निकले, डीवाईएसपी निकले। इस प्रकार की हमारी मंशा। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि यहाँ का अधिकारी निकले, और अधिकारी निकलेगा तो निश्चित रूप में सरकार में भागीदारी होगी, तो इस आदिवासी क्षेत्र का कल्याण भी हो सकता है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा चुनाव नहीं कराना चाहती, पंचायती राज चुनाव। हाई कोर्ट में भी अपील लगी, कोर्ट ने कहा कि जल्दी चुनाव करवा। कांग्रेस ने किस जमान 13 साल तक चुनाव नहीं कराए थे। किसका राज था और किसको कह रहे हैं? चुनाव हमको कराने थे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये बार बार चुनाव नहीं आए, एक साथ चुनाव हो। तो एक प्रदेश एक चुनाव की नीति पर हमने तय किया कि एक साथ चुनाव कराएं। पिछली बार इन्होंने चुनाव जीतने के लिए 1 महीने में 2 प्रकार के चुनाव कराए, फिर 3 महीने में कराए, क्योंकि उनको जीतना था। कुछ तो इस महीने में कराए, कुछ अगले महीने में कराए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। हम लोग जीते हारे, जनता पे हमको भरोसा है और जनता जो भी फैसला करे उसको हम मानेंगे, लेकिन हम पूरे प्रदेश में चुनाव एक साथ ही कराएंगे इसी उद्देश्य से। और दूसरा ये था कि हम छोटी ग्राम पंचायतें हों। इन्होंने जब सीमांकन किया था तो छोटे छोटे वार्ड बना करके जीतने के लिए उनके ब्लॉक था उसको एक करके उसको वार्ड बना दिया। वो भी एक अनियमितता थी, तो उसको भी हमको सुधारना था। इसलिए डिलिमिटेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। अभी हमारे वार्डों के डिलिमिटेशन होना है, पुनर्सीमांकन वो हो जाएगा। वो होते ही निश्चित रूप से बहुत जल्दी चुनाव करा देंगे। इनको जल्दी क्या है, चुनाव कराएंगे उसमें परिणाम देख लेना, ये दिखेंगे नहीं। ठीक है, आप डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रभारी हैं, वहाँ की स्थिति भाजपा की अभी क्या है? क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर कमज़ोर हो चुकी है। भारत आदिवासी पार्टी जो धीरे धीरे वहाँ उस क्षेत्र में लोग चुनावों में जो स्थितियाँ देखने को मिली, तो अब आपकी पंचायतों को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा में चुनाव परिणाम आएंगे तो पता लगेगा कि बाप को वहाँ की जनता समझ चुकी है। इन्होंने जिस प्रकार का होवा खड़ा किया था, जिस प्रकार का माहौल बनाया था कि हम आदिवासियों के ही हितैषी, आदिवासियों के लिए ही काम करेंगे, आदिवासियों की ही आपकी पार्टी है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इन्होंने कभी मुसलमानों को भाई कह दिया और आजकल अगड़े पिछड़े सबको साथ ले लिया, तो वह समझता है। और जब 18 में 2 एमएलए थे, सत्ता में थे, एक भी काम किया हो तो बता दें, कुछ किया नहीं। तो जनता को लगता है जनता विकास चाहती है, और इन्होंने एक भ्रम फैलाया कि हम सबको नौकरी दे दें, एक को नौकरी दी नहीं। और अब आप देखिए धीरे धीरे बाप को छोड़ करके बाप में जो युवा था वो सारा का सारा बीजेपी में आ रहा है। अभी ही आपने देखा होगा सागवाड़ा में काफ़ी युवा बीजेपी ज्वाइन की है। ऐसे एक नहीं अनेकों युवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे और वो आएंगे। अभी कांग्रेस और बाप एक थी, लेकिन आजकल कांग्रेस भी उनका विरोध, क्योंकि कांग्रेस को पूरी की पूरी ये आज बाप पार्टी डकार गई, कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई। और हमारा वोट बैंक में कमी कहीं पर है ना, वोट बैंक हमारा बड़ा है ना हमारा घटा है। अब कांग्रेस भी कह रही है कि भाई हमसे गलतियां होगी, हम गलतियों को सुधारेंगे। तो चुनाव परिणाम पता लग जाएगा इनको, बाप में कंपटीशन किस में है, हम निश्चित रूप से हम जीतेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से वहाँ कमज़ोर है इस हालात में। पूरी तरह से कांग्रेस कमज़ोर हो गई, और कांग्रेस की यही नीति रही तो अगली बार कांग्रेस वहाँ दिखेगी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मंत्री जी बाबूलाल खराड़ी जी, जिनसे हमने बात की तमाम मुद्दों पर, आदिवासी अंचल में क्या योजनाएं हैं, प्रदेश की राजनीति में क्या सियासी हलचलें हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।